कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एक और आरोप लगाया है। रमेश ने कहा है कि अडानी ने अंबुजा सीमेंट, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है और अब ओरिएंट सीमेंट को भी खरीदने वाले हैं। सीमेंट बनाने वाली कंपनियों के बीच कंपटीशन से भरा ये बाजार एक ऐसा बाजार था जहां सुनिश्चित किया जाता था कि कीमतें कम रहें। अब उसे सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मोदी मेड मोनोपोली से महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटने का ये सबसे ताज़ा उदाहरण है। जयराम रमेश ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि याद कीजिए, इसी साल अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भारत में महंगाई बढ़ने के लिए कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार बताया था। मोनोपोली करके ये कंपनियां 10 से 30% तक कीमतें बढ़ा देती हैं। जयराम रमेश ने साथ ही लिखा है कि जनता को लूटने का यह सिलसिला तभी रुकेगा जब प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर जाएंगे। लोग सब देख समझ रहे हैं, आने वाले चुनाव में इसका जवाब देंगे। सीमेंट के व्यापार पर एकाधिपत्य और इससे जनता को कथित लूटने का जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है, क्या वाकई में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो क्या सीमेंट पर भी एकाधिकार हो जाएगा और जनता को जो सीमेंट की बोरियां हैं वो महंगी कीमतों पर बेची जा रही हैं? ये भी कहा जा रहा है कि कच्चा जो माल है सीमेंट बनाने वाला वो काफ़ी सस्ता हो गया, लगभग 50% सस्ता हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद कीमतें जो हैं वो 30% तक, 20% तक बढ़ी हुई हैं प्रति सीमेंट बोरी की। कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने ये रखे जाएं, जो कि इस तरह से हैं। भारी मुनाफे वाले कारोबार में अडानी का बढ़ता एकाधिकार कैसे हो रहा है? आखिर ये कैसे संभव हो पा रहा है? कच्चा माल अगर सस्ता हुआ है तो सीमेंट की कीमत में कटौती क्यों नहीं हुई है? क्या सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं है या सिर्फ कंपनियों के भरोसे ही जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या अडानी ग्रुप चरणबद्ध तरीके से जनता का पैसा लूट रहा है? सवाल कई तरफ से आ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी भी खेमे से निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। एक सवाल ये कि क्या जो 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, नवंबर में ये चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में महंगे सीमेंट का मुद्दा प्रभावी हो पाएगा? जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है, शायद उनका इशारा लोकसभा चुनाव की तरफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों के चुनाव भी सेमीफाइनल मुकाबले की तरह कहे जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत करते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ दिलीप गोहिल जुड़ चुके हैं गुजरात से। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिलीप सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। ये जो सीमेंट के कारोबार में, जहाँ पर जयराम रमेश लिखते हैं कि पहले ये एक अच्छे कंपटीशन वाला बाजार हुआ करता था, कारोबार हुआ करता था, जिससे कि जो कीमतें हैं जनता के लिए इसे सस्ती रहें और जो कीमतें हैं वो सुलभ रहें, इसीलिए ये जो कारोबार है ये एक अच्छे स्वस्थ कंपटीशन का था। लेकिन अब जिस तरह से अडानी ग्रुप इन कंपनियों का अधिग्रहण कर रहा है और कहीं ना कहीं जिस कच्चे माल की कीमतों पर एक रिपोर्ट आई है अभी अखबार में, वो भी इशारा कर रही है कि यहाँ तो भारी मुनाफा हो रहा है और जिस कारोबार में भारी मुनाफा होता है वहाँ जो अधिग्रहण है वो अडानी कंपनी का होता नजर आता है। दिलीप सर, क्या कहेंगे? नहीं, ये चिंता की बात जरूर है। आगे जाके क्या होगा वो चिंता है। वो जो जयराम रमेश कह रहे हैं उसको हम अलग ढंग से समझ सकते हैं। कुछ साल पहले ये हालत थी कि टॉप 5 कंपनीज थी, टॉप 5 सीमेंट कंपनीज जो देश में थी, वो करीब 50%, 48 से 52% के बीच मार्केट शेयर रखती थी। बाकी की जो मार्केट शेयर है वो अलग अलग छोटी कंपनियों के पास थी। इसका मतलब थे 5 बड़े प्लेयर थे टॉप में। अब जो टॉप में प्लेयर थे उसमें से अब एसीसी, अंबुजा और सांघी, ये 3 तो चले गए अडानी के पास। ओरिएंट ने अभी कहा है, उन्होंने ये जैसे रिपोर्ट आया अडानी के साथ बात चल रही है सर, तो उन्होंने अभी तो क्लैरिफिकेशन दिया है। वो लिस्टेड कंपनी है तो उनको क्लेरिफाई देना होता है, शेयर मार्केट में सेबी को भी देना होता है, तो उन्होंने अभी कहा ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन कह नहीं सकते, कभी भी वो हो सकता है। हमने देखा था सांघी सीमेंट में क्या हुआ। सांघी सीमेंट बहुत प्रेशर के बाद उसको ले लिया गया।
तो अगर सर दिलीप सर, ये सांघी सीमेंट वाला मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मेरे दर्शकों के लिए थोड़ी सी स्पष्टता दीजिए। ये जो सांघी इंटरप्राइजेस के साथ हुआ, और कांग्रेस ने ही ये आरोप लगाया था कि एक पैटर्न दिखता है कि पहले सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, उन पर सीबीआई ईडी की छापेमारी की जाती है और उनको बोली से भी रोका जाता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद अडानी ग्रुप का जो है अधिग्रहण हो जाता है उस कंपनी पर। तो ये जो पैटर्न दिखता है जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ये यहाँ पर स्पष्टता दीजिए सांघी ग्रुप के बारे में। जी बिल्कुल, आपने वो सही कहा। हमने एक्चुअली मुंबई एयरपोर्ट के अधिग्रहण के में भी यही हमने देखा था। जो कंपनी के पास उसका संचालन था, या तो सांघी सीमेंट थे, उसके सामने जो केंद्रीय एजेंसी है, सेंटर की जो एजेंसीज है, वो कुछ ना कुछ केस निकाल के फिर उसको प्रेशर में डालती है। प्रमोटर है वो प्रेशर में आ जाता है और उनको सेल आउट करना पड़ता है। सांघी भी बहुत बड़ा ग्रुप था, कच्छ में भी उनका कारोबार था, हैदराबाद में भी उनका कारोबार था, आंध्र प्रदेश में भी उनका कारोबार था। तो ये प्रेशर जरूर आता है। ये जो कंपनी ओरिएंट की बात है, सीके बिरला ग्रुप की एक कंपनी है जी। अदानी और ओरिएंट मिलके महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट कर रहे, तो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, वो शायद वर्कआउट नहीं हुआ कुछ भी वजह से। तो अभी ये पूरी कंपनी ले लेने की कोशिश हो रही है। तो ये एक पैटर्न तो जरूर है जी। तो ये जयराम जो कह रहे हैं उसको हमें ये समझना है कि पहले टॉप 5 कंपनीज थी, उसके पास 50% हिस्सा था सीमेंट मार्केट का, 50% में बहुत सारी कंपनियां थी। अब ये हो जाएगा, अगर ओरिएंट भी आ गई और बाकी आगे जाके क्या होगा, तो टॉप में 1 या 2 कंपनी ही रह जाएगी। अब एक अल्ट्राटेक है, बाकी जो बड़ा ग्रुप है वही एक रहा है। तो अगर टॉप 50% मार्केट कोई 2 कंपनी के पास या तो 1 कंपनी के पास आ जाए, तो मोनोपोली की चिंता जरूर हो जाती है। और एक बात और हमें समझना चाहिए, थोड़ा सा साइक्लिकल भी है सीमेंट का मार्केट है। अब जैसे मॉनसून खत्म हो रहा है और त्योहारों का मौसम शुरू हुआ है, दिवाली की बात, तो दिवाली के आसपास ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती है, मॉनसून में वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये समय ऐसा है कि एज इट इज इसमें प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होता ही है। तो वो प्राइस इंक्रीज होगा, और ये जो बाकी चल रहा है उसकी वजह से भी शायद अगर मोनोपोली जैसी स्थिति हो गई तो प्राइसेस बढ़ सकते, चिंता का कारण है। एक अंतुले वाला किस्सा मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेज में बताऊंगा, क्योंकि सीमेंट में अगर बहुत ज्यादा हो तो बहुत उसकी लंबी असर पड़ती है। लोगों को घर बनाना है और सीमेंट ना मिले तो क्या हाल होता है, वो अंतुले का जमाने का काफी लोग जानते हैं। नेक्स्ट स्टेज में उसको बात जरूर करेंगे जी। बिल्कुल, हेमंत कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत सर, आप इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? सीमेंट की बोरी जो है, इसकी कीमतें बढ़ी, महंगी हुई, और लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से अधिग्रहण कर रहा है अडानी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता को पैसे भी ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं, और जो गुणवत्ता है वो कितनी सुनिश्चित हो पा रही है। अगर मैं ये भी आपसे समझना चाहूँ, और मैं ये भी समझना चाहूँगी कि एक इन्वेस्टमेंट की बात बिहार से भी आ रही है अडानी ग्रुप के, तो उसमें भी कितनी सच्चाई है? कहीं ये सब और सिर्फ दिखावे की बातें तो नहीं लग रही है अडानी ग्रुप की तरफ से? नेहा जी, आपके शो में आने से पहले मैं एक सीमेंट के बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने में लगभग 60 रुपए बोरी के हिसाब से कीमतें बढ़ी हैं सीमेंट की। तो इससे ये तो साफ है कि जो एकाधिकार अदानी जी का हो रहा है मोदी जी की कृपा से, तो उससे सिर्फ सीमेंट उद्योग में ही नहीं, आप देखिएगा कि जैसे कोयला का जो कारोबार है उसमें आयात पर अदानी समूह का पूरा एकाधिकार हो गया हुआ है। और एक कंडीशन लगा दिया गया है कि देश की जितनी ताप बिजली घर जो भी है सबको वो जो आयातित कोयला है वो खरीदना है, उसमें सर्टेन परसेंटेज पे कम आप नहीं ले सकते हैं, वो कंडीशन वहां लगा दिया गया हुआ है। उसमें अभी जो ये चीज स्पष्ट हुई कि कैसे इनकी बाजार दर से अधिक कीमत पर कोयला आयात करते हैं, बिजली उसकी अधिक होती है, नतीजा होता है कि बिजली की दरें काफी बढ़ रही है। तो ये जो पूरा आम आदमी पर असर पड़ने वाली चीजें जो है, तो कोयला पर का एक अधिकार है, धीरे धीरे अब मीडिया के क्षेत्र में इनका एक अधिकार होता जा रहा है। जो पूरा जो घरेलू एयरपोर्ट है वो लगभग सब इनके अधीन चला गया हुआ है। तो सीमेंट का पूरा कारोबार
और ये धीरे धीरे इनका एकाधिकार होता जा रहा है। अब दूसरी ओर आप देखेंगे तो जो ये टेलीफोन का जो सेक्टर था उसमें पूरी तरह से रिलायंस का कब्जा हो गया। नतीजा क्या हुआ, बीएसएनएल का भट्टा बैठ गया और आम आदमी के पास ऑप्शन बिल्कुल कम बचा हुआ है, चाहे तो एयरटेल के पास जाए या इनके पास जियो के पास जाए। तो कुल मिलाकर के हो ये रहा है कि इन लोगों की मोनोपोली को सरकार का प्रश्रय मिला हुआ है और लगातार रानी जी के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, चाहे हिंडनबर्ग का खुलासा हो, ओसीसीआर का हो, इन तमाम चीजों पर सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है। जो शेयर मैनिपुलेशन का इतना बड़ा मामला आया, कोयला आयात में इतना घोटाला सामने आया, लेकिन इन चीजों पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से ये लग रहा है कि एक तरह से पॉलिटिकल प्रश्रय इनको मिला हुआ है अदानी जी को, और इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। खास करके घर बनाने का जो मसला है वो सीमेंट उसमें बहुत कंपोनेंट है। दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब सीमेंट की बोरी पर इस तरह से जो रेट लगाए जाते हैं और कच्चा सामान, अभी एक जो मैं अपने पहले सेगमेंट में भी कह रही थी कि कच्चा सामान जो है सस्ता हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सस्ता हुआ है और जिससे सीमेंट तैयार होता है, उसके बावजूद जो बोरियों की कीमत है महंगी बनी हुई है। तो ये जिम्मा किसका है ये सुनिश्चित करने का कि अगर आपका सामान सस्ता हो गया है बनाने वाला, तो बोरियों की जो कीमत है वो घट जानी चाहिए और जनता को इसकी सहूलियत मिलनी चाहिए। बात सही है, लेकिन इसमें हमें एक भी चीज समझनी चाहिए कि बिजनेस का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। सीमेंट सेक्टर में ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया वो अंतुले वाला समय हम याद कर रहे थे, उस जमाने में हुआ था कि प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा था, पूरे देश में सीमेंट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। अगर बंबई जैसे शहर में आपको घर चाहिए लोगों के लिए, तो वहां इंडस्ट्री को सीमेंट नहीं मिल रही थी, तो सीमेंट को एज ए राशन की तरह बांटना पड़ता था और जिसको सीमेंट मिले वही बिल्डर अपना कंस्ट्रक्शन कर सकता था। वो एक बहुत बड़ा कौभांड हुआ था अंतुले के समय में, वो हालत थी। वहां से आगे बढ़ के जब हम लिबरलाइजेशन की ओर गए और इकोनॉमी को हमने ओपन किया, उसके बाद लाइसेंस मिलने लगे, आराम से आप अपना सीमेंट का कारखाना लगा सकते हैं और देश के बड़े पैमानों में कहीं भी जो चूने का पत्थर मिलता है वहां धीरे धीरे बढ़ने लगे। पहले ऐसा था कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी नॉर्थ इंडिया में थी, कंजप्शन वेस्ट इंडिया में था, तो वहां से सीमेंट आती थी, लेकिन अब तो पूरे देश में सभी जगह उनके कारखाने बने हैं। लेकिन और इसके सामने डिमांड भी बढ़ी है, तो ये भी देखना है कि डिमांड 15 साल से आप देखें तो बीच में एक दो बार ही प्राइस कम हुआ है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत चल रही है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जब ये इसकी बजाय मैंने थोड़ा सा और पढ़ा है यहाँ आने से पहले जी, एक चीज ये हुई है कि जो कैपेसिटी होती है फैक्ट्रीज की, वो कैपेसिटी कम हुई है। इसका मतलब है बहुत सारी कंपनियां आई है, टोटल डिमांड सीमेंट की बनी है, लेकिन सभी जो यूनिट्स थे उनका जो यूटिलाइजेशन था वो बहुत हाई था, वो कम हो रहा है। 90% से 70% से कम यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब यह है वही यूनिट है वो पहले से कम बना रहा है, सीमेंट कम बना रहा है, तो वो जो मार्जिन है वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है। लेकिन ये इनकी वजह ये नहीं है कि चिंता की बात ये नहीं है, वो मार्केट फोर्सेस है। मार्जिन कम हो गया है तो अभी थोड़ा सा जो इंक्रीज हुआ वो शायद कंपनी ये कह रही है कि हमारा जो मार्जिन में प्रेशर था वो शायद कम हो जाएगा। लेकिन चिंता की बात अब आगे जाके होगी, क्योंकि वो जो फोर्सेस थे वो इसलिए थे कि कंपटीशन था, बहुत सारी कंपनियां आई थी, इसलिए आपका यूटिलाइजेशन था आपका यूनिट का वो कम हो गया। और उसका फायदा ये था कि मार्जिन कम करके भी सीमेंट कंपनियां एक हद से ज्यादा प्राइस बढ़ा नहीं सकती थी। लेकिन आगे ऐसा होगा, ये चिंता की बात है। आगे शायद ऐसा होगा कि उस तरह की अगर कंपटीशन नहीं रही, और ये इलेक्शन ईयर भी हम कहते हैं उनको, ऑलरेडी हम इलेक्शन के मोड में है 5 राज्यों में, और लोकसभा से पहले बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करने के लिए भी सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जब ये कंपटीशन नहीं रहेगा, ये कंपटीशन की वजह से मार्जिन कम करके भी प्राइस मेंटेन होता था, वो नहीं होगा, तब जाके चिंता की बात है। इसलिए हम कहते हैं ये मोनोपोली जो क्रिएट हो रही है वो आगे जाके चिंता की बात करेंगे। अभी तो जैसे मैंने बताया ये सस्ता नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है और प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतना मिल रहा है। और अभी जो एक और भी रिपोर्ट है कि ईस्ट इंडिया में
ईस्ट का जो हमारा भारत का पूरा इलाका है वहां भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी है, वहां भी डिमांड बेसिकली वेस्ट और साउथ में डिमांड सबसे ज्यादा रहती थी इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट की वजह से। नॉर्थ में हमारा पॉपुलेशन इसलिए डिमांड रहती थी, ईस्ट में थोड़ा सा कम था, लेकिन ईस्ट भी अभी आगे आ रहा है। लेकिन हमें जो चिंता करनी है वो आगे वाले समय में अगर मोनोपोली क्रिएट हुई और फिर ये जो कंपटीशन की वजह से प्राइस बढ़ रहे थे लेकिन थोड़ा सा कम बढ़ रहे थे, वो अगर नहीं रहा तो आगे जाके चिंता की स्थिति हो सकती है। जी, और ये आगे जाके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ये आगे जाना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है निकट भविष्य में ही जो है ये चिंता लोगों को सताने लगेगी। जब अभी ये स्थिति नहीं है, ऐसे एकाधिकार की स्थिति नहीं है, तब 60 रुपये एक साल में बढ़ गए हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले निकट भविष्य में ही ये और ज़्यादा बढ़ोतरी हम उम्मीद कर सकते हैं। हेमंत सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो सीमेंट की बोरी है वो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ी हुई है, जैसा कि हर घर का एक सपना जो हर भारतीय देखता है कहीं ना कहीं। आप ये 5 राज्यों में जो चुनाव है, अगर मैं जयराम रमेश के स्टेटमेंट को ही टटोलने की कोशिश करूं कि जनता सब देख रही है और चुनाव में जो है इसका जवाब दिया जाएगा, आपको लगता है कि सीमेंट महंगा हो गया है और अभी हमने देखा कि कोयला किस तरह से सस्ता खरीदा गया और महंगा बेचा गया, इन सब मुद्दों का अडानी ग्रुप किस तरह से सरकारी संरक्षण में जो है भारी मुनाफा जनता के जेब से निकालकर अपने बैंक खातों में डाल पा रहा है, इन सब बातों का जनता पर कोई फर्क आप देख पा रहे हैं? नेहा जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मित्र के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ये इस तरह का जो रिस्क है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उसके बावजूद जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ मसला है, सीमेंट जो है अल्टीमेटली वो आम आदमी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उसके घर के सपनों से जुड़ा हुआ है। तो आप 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए भी आप इस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, सीमेंट की कीमतें एक तरफा बढ़ती जा रही हैं, तो ये तो समझने वाली बात है कि आप अपने मित्र के आर्थिक हितों को कितना तरजीह दे रहे हैं। आप उसके पर आप देखिए कि कोयला वाला मुद्दा, 2 चीजें जो कोयला से तो अल्टीमेटली ये साबित हो गया हुआ है कि कोयला की कीमतों के आधार पर ही बाजार में बिजली की दरें तय हो रही है। वन नेशन वाली बात तो होती है, वन नेशन के नाम पर बहुत कुछ वन करने की बात होती है, लेकिन जब वन नेशन वन टैरिफ की बात चली तो सरकार ने इसको भी मानने से मना किया। बिहार से ये बात उठी थी, नीतीश कुमार ने ये मांग की थी कि पूरे देश में बिजली की दरें एक होनी चाहिए और इससे ये होगा कि कहीं भी छोटे राज्यों को नुकसान ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा, तो ये मांग भी खारिज कर दी गई। तो आम आदमी से जुड़ा हुआ सीमेंट, आम आदमी से जुड़ी हुई बिजली, और इसके बावजूद आप इन चीजों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात। लेकिन सबसे असली मुद्दा ये है कि जो इनके विपक्ष में है कांग्रेस, खास करके उन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में तो कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, कुछ राज्यों में उसकी सरकार है, राज्यों में अन्य जगहों पर वो विपक्ष में है। तो यहाँ अगर वो बीजेपी के सामने चुनौती पेश करना चाह रही है तो इन मुद्दों को किस लेवल तक आप लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच में, कैसे जनता इसको रिसीव कर रही है, कितना वो इस बात को, क्योंकि अभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा और बहुत दूसरे मुद्दों को लेकर के, मंदिर का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे ये फिर से खास करके राजस्थान में इस पोलराइजेशन का जो पूरा फेज है वहां, तो वो करने के लिए जो बीजेपी चाह रही है, तो इस दौर में कांग्रेस इसको बेहतर ढंग से जनता के बीच में ले जा सकती है कि ये आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इसको मोदी जी कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने एक बड़े उद्योग समूह को, जिनके साथ उनकी मित्रता भी जग जाहिर है। तो ये चीज कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा सकता है, फायदा पहुंचा सकता है, ये तय होता है कि आप चीजों को कैसे लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। आप सही कह रही है कि चीजें जनता से जुड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष इसको कैसे लेकर के जा पाएगा जनता के बीच में, क्योंकि इनके सामने जो पूरा जो नैरेटिव चेंज करने का मुद्दा जो है वो है किसी तरफ पोलराइजेशन करना। पोलराइजेशन के दौर में आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को कैसे ले जाते हैं, ये आपकी काबिलियत पर। लेकिन दिलीप सर, मैं ये समझना चाहूंगी, ये जो पोलराइजेशन की बात हो रही है और जनता से जुड़े मुद्दे जैसे महंगाई है, सीमेंट की बोरी अगर महंगी हो गई पिछले 1 साल में ही जो है लगभग 30% तक महंगी हो गई प्रति बोरी, तो फिर ये जनता से जुड़े मुद्दे, जनता तो इस समस्या से जूझ रही है, इसके
बावजूद पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की, अगर तुष्टीकरण की राजनीति अगर हावी होती नजर आ रही है, अगर मैं 5 राज्यों को समझना चाहूंगी कि इन 5 राज्यों में जिस तरह से चुनावी कैंपेन चलाया जा रहा है, अगर कांग्रेस की तरफ से ही चलाया जा रहा है या बीजेपी की तरफ से ही चलाया जा रहा है, तो इन मुद्दों को कितनी जगह मिल पा रही है? दिलीप सर, मुझे लगता है थोड़ा सा परिवर्तन तो जरूर हुआ है, और वो हमने कर्नाटक में भी देखा था। चलता है ऐसा मुद्दा, गुजरात में तो हम 3 दशकों से उनको देख रहे हैं कि ये मुद्दा चलता है, लेकिन फिर उनकी भी एक शेल्फ वैल्यू होगी, वो हमेशा तो नहीं चलेगा। आज कर्नाटक में जैसे देखा, जय बजरंगबली के नाम पे आप वोट देना, जब आप बटन दबाओ तब जब बजरंगबली बोलना, लेकिन लोगों ने कहा बजरंग दल अलग है, बजरंगबली अलग है, बजरंगबली हमारे लिए सम्माननीय, पूजनीय है, हम उनकी पूजा करते हैं। आप उनका नाम ईवीएम मशीन के साथ मत जोड़ो। ये लोग इतना तो भेद करने लगे, और मुझे अभी तक जो कैंपेन हो रहा है सभी राज्यों में, तो मुझे लगता है कि पोलराइजेशन इतना शायद हावी नहीं होगा इस बार। कोशिश की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा बेसिक हमारी नीड है, उनपे भी तो बात करनी होगी। तो मुझे लगता है इस बार शायद नहीं कर। आप समझे, मिजोरम में उनके जो सीएम है, उन्होंने कहा मैं सीएम की जो रैली होगी मैं मंच पे नहीं रहूंगा हाजिर। वो नहीं चाहते बीजेपी के साथ दिखने से जो भी कुछ होने वाला हो उसका नुकसान खुद को हो। वो अपना एनडीए में होने की बजाय वो पूरा ईशान भारत में एनडीए उसके साथ है, लेकिन वो मंच पे नहीं आना चाहते। इसका मतलब अपने हर राज्यों में अलग मुद्दा है। मिजोरम का कुछ अलग मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में क्लियरली एक ही कांग्रेस काफी आगे है, वहां ये नहीं चल रहा है। बाकी जगह भी हमने यही देखे कैंपेन। कर्नाटक तेलंगाना में हम देख रहे हैं 10 साल के बाद अब जो लोकल पार्टी है बीआरएस, उनका क्या होगा? वहां कांग्रेस की रिवाइव हो रही है। बीजेपी को जो फायदा हुआ था हैदराबाद में, जिस तरह से पूरी कैंपेन हुई, और उसको लगता था कि हैदराबाद का जो मॉडल है वो शायद तेलंगाना में पूरे राज्य में हम ले जा सकेंगे, वो नहीं हो पा रहा। जो अभी सर्वे बता रहा है, रिजल्ट का हमें पता नहीं, लेकिन इंडिकेशन ये है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पोलराइजेशन की कोशिश की गई थी वो आगे नहीं बढ़ी है तेलंगाना में। तो कम से कम इन 5 राज्यों में ये मुझे नहीं लगता चलेंगे, और आशा करते हैं कि लोकसभा में भी लोगों के मुद्दों पे बात हो। ये अगर वही तो यही तो देश का तभी भला होगा। जी जी, हेमंत सर, एक सवाल ये आपसे कि जनता को वर्तमान में जो समस्याएं हैं उस पर ज़्यादा उसका ध्यान रहता है, लेकिन जैसा दिलीप सर ने बोला कि अगर ये मोनोपोली बढ़ गई तो कीमतें और बढ़ जाएंगी। यानी कि अगर मैं 400 रुपये प्रति बोरी सीमेंट खरीद रही हूँ तो ये शायद जो है 450 रुपये भी बढ़ सकती है, क्योंकि एकाधिकार हो जाएगा। जनता अपने आने वाले कल के इस खतरे को क्या भाप पा रही है? अडानी एंटरप्राइजेज जिस तरह से अपने कारोबार का दायरा बढ़ा रहा है, क्या जनता इस खतरे को भाप पा रही है? नेहा जी, इस मामले में आप देखें कि सिर्फ अब जनता के ऊपर ही सवाल नहीं है, बल्कि जो छोटे जो कारोबारी हैं उनके लिए भी अब संकट पैदा हो रहा है। दिलीप भाई को ये जानकारी होगी कि ये अडानी जी जो है दक्षिण गुजरात में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर कम करने का ये अभियान शुरू कर दिया है। उनके 12 डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनको घटा करके 3 कर दिया है दक्षिण गुजरात रीजन में। तो ये जो लोग कारोबारी जो लोग हैं उनके लिए भी एक तरह से आफत बन करके आ रहे हैं। तो आम आदमी के लिए तो आफत है ही, कीमतें अगर बढ़ेंगी तो, लेकिन जो कारोबारी है उनके लिए भी आफत की स्थिति है। आप देख लीजिए कि जो पूरा रिलायंस का जो रिटेल मार्केट का जो चेन है उसका क्या असर हो रहा है। जो गली मोहल्ले के किराना कारोबारी है उनका कारोबार धीरे धीरे बहुत उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि आप जब रिलायंस के रिटेल मार्केट में रिटेल आउटलेट पर अगर 1 किलो आलू का पैकेट अगर बिकने लगेगा, वहां 1 किलो प्याज का पैकेट बिकने लगेगा, तब आप समझ लीजिए कि गली मोहल्लों की जो दुकानें हैं उनका क्या होगा, उन छोटे कारोबारियों का क्या होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि हम जनता के तक सीधे जाएंगे। अडानी जी का कहना है सीमेंट लेकर के, ये लगता है कि सीधे डिस्ट्रीब्यूटर का काम इनकी कंपनी ही करेगी, बाकी बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको गायब कर दिया जाएगा। तो एक तो वो कारोबारियों पर भी ये बड़ा असर पड़ने वाला है, तो जनता पर तो असर पड़ेगा ही इसका, जो आम आदमी जो है उस पर। लेकिन एक जो लोग आज की तारीख में इस नाम पर मोदी जी के पीछे खड़े हैं, हिंदुत्व के नाम पर या दूसरे वजहों से, उनको यह तय करना पड़ेगा कि आखिरकार उनके कारोबार का
भविष्य कहाँ जा करके ये सुरक्षित होगा, ये देखना उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये तो जिस मॉडल पर ये ऑपरेट कर रहे हैं उसमें छोटे कारोबारी जो हैं वो भी तबाह होंगे, आम लोगों के साथ साथ। जी दिलीप सर, इस अगस्त में एक ये खबर आई थी कि अंबुजा सीमेंट द्वारा जो अधिग्रहण हुआ SIL नाम की एक अन्य सीमेंट कंपनी का, तो इसमें गड़बड़ी की बात हुई, कथित गड़बड़ी की बात की थी कांग्रेस ने। तो इस गड़बड़ी की जो बात हुई है उसकी जांच के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? मैं समझना चाहूँगी कि ये जब कंपनियों का अधिग्रहण होता है उसमें गड़बड़ी की बात आती है, तो क्या जो नियामक संस्थाएं हैं वो अगर अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है या फिर अधिग्रहण है तो संज्ञान लेना बंद कर चुकी है? बिल्कुल अगस्त महीने की ये खबर। बिल्कुल, जबकि हम जी नहीं, बिल्कुल वो तो सब जानते हैं। ये सेबी में जिनने पहले रिपोर्ट दिया था इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो उनका क्या हुआ, जो निसिहा है नाम में उनका, इनिशियल भूल गया जी, उनका क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो ये तो हो ही रहा है। ये आप जो बात करें इसमें एक्चुअली ऐसा था कि आप कुछ किस्सों में आप कुछ कर भी नहीं सकते। समझो सांघी जब लेना था, सांघी का पूरा केस चला गया था लिक्विडेशन में, उनको खरीदने के लिए अलग एक वो क्या श्री सीमेंट खरीदना चाहती थी जी, श्री सीमेंट SIL, श्री सीमेंट उसको खरीदना चाहिए। जो कार्यवाही हुई इनकम टैक्स की वो श्री सीमेंट के प्रोमोटर्स के यहाँ हुई। अब मतलब वो श्री सीमेंट के साथ कुछ हुआ है। अब जो भी कुछ हुआ उन्होंने विथड्रॉ कर लिया उसमें से, जो बीडिंग प्रोसेस थी जो भी था उसमें से। तो अदानी ने फिर ले लिया। तो इसमें अदानी के साथ में आप कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकली या तो लीगली या तो आप और ओवरऑल देखिए तो आप उससे नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रोसेस था, आपने ले लिया। लेकिन क्या हुआ, तो इसलिए एक पूरा जो कैंपेन चल रहा है काफी लोगों पे कि किस तरह से अगर कहीं भी एक बिडिंग प्रोसेस, ये जीवीके का मामला भी कुछ उस तरह ही था, वो नहीं दे रहे थे बंबई एयरपोर्ट, तो फिर किस तरह से बाकी तरह से उनको प्रेशर डाला गया। तो ये होता रहता है और इसीलिए एक पूरा कैंपेन भी चल रहा है। कभी किसी इंडस्ट्री को बढ़ावा दो या तो ओवरऑल कोई इंडस्ट्री बढ़े देश में, इसके खिलाफ कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारी जो कंपनियां हैं भारत की मल्टीनेशनल बने, पूरे विश्व में कारोबार करे। लेकिन इसमें सरकार को भी एक नहीं करना है, सर प्रमोट करे, इसका कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ ये हो रहा है, एक ही ग्रुप प्रमोट हो रहा है। इनका प्रॉब्लम है मार्केट में अगर एक कंपनी डाउन जा रही है और कोई दूसरा खरीद ले तो मार्केट फोर्सेस काम करेगा। इसमें सरकार को इंटरवीन नहीं करना, यही एक बात है। तो आप जैसे वो कहा कि इसमें कई जगह टेक्निकली कुछ नहीं कर सकते हो, श्री सीमेंट हट गया बीच में से, तो अब उसमें अदानी क्या करेंगे? अदानी ने तो अपने हिसाब से ले लिया। हमारे जो साथी हैं उन्होंने जो बताया ना, उसमें भी मार्केट फोर्सेस की बात है। ये डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या कि बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलता है, तो जिन कंपनी को प्रोजेक्ट मिला आप उनसे ही मिल लो, आप उनको बल्क में सीमेंट सप्लाई करो, थोड़ा सा इसमें रेट में भी मिल जाए। L&T है तो खुद अपना सीमेंट बनाती थी, वो कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया अपने, उन्होंने भी बेच दिया सीमेंट में से, वो ऑलमोस्ट निकल गई। लेकिन L&T खुद ही सीमेंट बनाती थी क्योंकि उनका इन हाउस कंजप्शन इतना बड़ा था। और शहर में हमने देखा, ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो बड़ी कंपनी, अगर आप उनको आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो आप उनको डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो। और शहर में अब ये हालत है, बड़ी बिल्डिंगें बनती है, वहां अब वो पुराना सिस्टम नहीं है, आप सीमेंट लाओ, रेती लाओ, लोहा लाओ, फिर वहां आप मिक्स करो। अब वो मिक्स करने वाली जो रेडीमेड कंपनियां हैं, कंक्रीट आपको मिक्स करके आपके यहाँ टैंकर आ जाते हैं, वो बड़ा बड़ा कारोबार है। आप उन कंपनियों को सीधा संपर्क करके उसको सप्लाई करो। लेकिन ये ठीक है, ये मार्केट फोर्सेस है, इसमें अभी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने जब मार्केट ओपन किया है तो जाके कंपटीशन करेगा। लेकिन पता नहीं आगे जाके सोचना पड़ेगा कि बिल्कुल छोटे कारोबारी खत्म हो गए हमारे देश में ज्यादा करके, क्योंकि हमारी बस्ती ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि शायद डायरेक्ट सेलिंग में कुछ, एक जमाना ये था गुजरातियों में, मारवाड़ियों में, सभी आपका जो ब्रोकर है, अगर आप एक बार उसको काम किया, फिर आप पार्टी के साथ अगर आप डायरेक्ट भी हो जाए तो आप ब्रोकर को बीच में से नहीं हटाते थे, वो एक आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। जी, अब वो मॉरल वाली बात कंपटीशन में तो नहीं रही। मॉरल जो है वो जो, हेमंत सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस मॉडल पर, जिस अर्थव्यवस्था के मॉडल पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और इसी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है, इसका पूरा का पूरा फायदा अडानी इंटरप्राइजेस को मिल रहा है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये आने वाले समय में
जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, मैं अगर बिहार का उदाहरण ही आपके ज़रिए समझना चाहूँ कि वहाँ तो इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री बहुत ही सीमित संख्या में है, कितना जो है नुकसान या फिर कितना घाटा ये इंडस्ट्रीज उठा रही है, और ये रोजगार की जो स्थिति है उसको कितना ज़्यादा उस पर गहरा प्रभाव या फिर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। हेमंत सर, एक बार नेहा जी अपना सवाल रिपीट करें। जी, मैं ये जब भी कोई बड़ी एंटरप्राइजेज जो है वो अपना एकाधिकार बढ़ाने की कोशिश करते हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे वो सीमेंट का ही ले लीजिए, जब छोटे छोटे कारोबारी जो है नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनको अपना कारोबार समेटना पड़ता है, अपनी कंपनी बेचनी पड़ती है बड़ी कंपनी को, तो फिर रोजगार के संकट को आप इससे कैसे जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, ये जब मोनोपोली बढ़ेगी, अगर एकाधिकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो छोटे कारोबारी हैं उनका सफाया होगा, दूसरे बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है वो खत्म होगी। तो प्रतिस्पर्धा कब होगी? जब अधिक से अधिक वहां पर प्लेयर होंगे। अब प्लेयर की संख्या धीरे धीरे अगर कम होगी तो अल्टीमेटली उससे एम्प्लॉयमेंट पर तो बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए कि दो ही कंपनी अगर काम करने लगेंगी तो सीमेंट, अगर सिर्फ सीमेंट की बात की जाए तो अगर दो ही कंपनी ऑपरेट करेगी अगर पूरे देश में, तो बाकी कंपनियां अगर बीच से गायब हो जाएंगी, चाहे उनका अधिग्रहण हो जाए, दो लोग उस पर कब्जा कर ले, तो अल्टीमेटली वो मैन पावर तो मुझे लगता है कि वो कम होगा ही, और भविष्य में जो रोजगार उत्पन्न होने वाला जो होने की जो संभावना थी वो संभावना भी कम होगी। ये तो तय है कि मोनोपोली बढ़ने से रोजगार के भी अवसर धीरे धीरे घटते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, रोजगार के अवसर भी घटेंगे। एक बात और हम बताना चाह रहे हैं कि जो मोनोपोली का जो असर है, आप देख लीजिए कि वो ये मोबाइल के आप जो प्रति महीने आप खर्च करते हैं मोबाइल पर, जो अपना डेटा पट्टित करते हैं, उसमें कितना तरह की मोनोपोली आई है कि आप किसी का पैकेज 25 दिनों का है, किसी का 28 दिनों का है, किसी का 30 दिनों का है, दाम में उसकी कीमत में इतना वेरिएशन है कि आप तय नहीं कर सकते हैं कि आप कौन सा प्लान ले। और वो दो प्लेयर, अब वही बड़े प्लेयर रह गए हुए हैं, जियो और एयरटेल, तो उनके बीच में आप जो पूरा जो कंज्यूमर है वो कैसे पिस रहा है। एक तरह समझिए कि उसके पास अब कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं है, जो वो तय कीमत बाजार में कीमत पर आपको खरीदना है, दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है। बीएसएनएल जो है वो पूरी तरह बैठ चुका हुआ है, तो आप कहीं पर बाहर निकलने के लिए दो के बीच से बाहर जाने का भी ऑप्शन आपके लिए नहीं छोड़ा गया हुआ है। तो कैसे एकाधिकार का असर होता है कंज्यूमर बाजार पर, और ये मोदी सरकार का आर्थिक मॉडल है। दिलीप सर, मैं गुजरात से समझना चाहूंगी, गुजरात में लंबे अरसे से जितने कारोबारी, बड़े कारोबारी देश के हैं वो गुजरात से आते हैं। गुजरात में हर परिवार, मुझे लगता है कि हर दूसरा परिवार शायद एक कारोबारी कहीं किसी न किसी कारोबार से जुड़ा हुआ है। दिलीप सर, अगर गलत हूं तो मुझे आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। ऐसे कारोबारी राज्य में अगर इस तरह से इंटरप्राइजेज अपना एकाधिकार बनाती है तो फिर अगर कारोबार पर ही सीधा सीधा हमला होता है, इसका गुस्सा क्यों नहीं गुजरात में? नहीं निकलेगा, जैसे वो बताया ना छोटे कारोबारियों का मामला है, तो गुजरात में ही सबसे ज्यादा छोटे व्यापारी सक्रिय रहे हैं। जब ये क्या बोलते हैं, मॉल कल्चर जब आगे बढ़ने लगा तो यहाँ गुजरातियों के जो छोटे व्यापारी है उनके जो एसोसिएशन है उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं, और कुछ इस तरह से कि अगर आप उनका एक मॉडल भी निकला, दो तरह से काम करते गुजराती है या तो बाकी जो व्यापारी है। कंपटीशन तो आपको करना है, तो फिर व्यापारी इस तरह से साथ में मिलके एक वेबसाइट है वो कांग्रेगेशन करने का काम करता है। आप वो उनके अपने साथ डीलर्स को जोड़ेंगे, आपको अमेज़न का अपना वेबसाइट है लेकिन बाकी एक कोई वेबसाइट है, वहां आप अपना सामान बेचने के लिए भेजो, आपको भी कमीशन मिलेगा, डिलीवरी वो खुद जो लोकल वाला है वो करेंगे। दूसरा जरूर है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि थोड़ा सा कंपटीशन है, उनका सामना करना पड़ेगा और आपको बाजार में खड़ा रहना होगा। वो जो आपने बताया ना सभी कारोबारी वाला, वो थोड़ा एक उनको हम एथनिक क्लीशे कहते हैं, वो थोड़ा सा रहता है सभी के बारे में। 100% गुजराती व्यापारी नहीं है लेकिन ज्यादातर है, वो कह सकते हैं, वो थोड़ा सा एक होता है।
जी। लेकिन और ये बहुत लंबे समय से गुजरात में, आजकल से नहीं है तो 20 साल से नहीं है, एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा रही है। और जावा, बाली, सुमात्रा, वहां तक की बात है, 2000-3000 साल पहले से गुजरात में ये कर रहे थे। तो ये समझना है कि उसमें कंपटीशन करा, लेकिन इसमें जो पावर में बैठे अगर वो फेवरेटिज्म करने लगे तब प्रॉब्लम होता है। मार्केट में छोटे से छोटा है तो बड़े से बड़े जो व्यापारी है, कोई भी है, कंपटीशन के लिए तैयार है। लेकिन अगर सत्ता में जो बैठे वो फेवरेटिज्म करेगा, वो किसी को हेल्प करेंगे तब जाके वो मुश्किल हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी है कि अगर आप में क्षमता है तो आप अपनी कैपेसिटी क्रिएट करो और आगे बढ़ो। लेकिन इसमें इसीलिए हम जब कहते हैं कि मार्केट ओपन होती है तो साथ साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, जो कि बड़े देशों में है। तो हमें उस दिशा में सोचना होगा। आप ओपन स्पेस दो इंडस्ट्री को, लेकिन कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए साथ साथ में जो रेगुलेशन वाली अथॉरिटी है उनका काम करना सकते हैं। मोबाइल वाला बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अरे कंफ्यूज ही करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। या तो अगर आप बहुत चालाक है, आप सभी पेन लेके बैठेंगे और सभी आप प्लान को कंपेयर करोगे ना, तो आपको 2 GB वाला प्लान ही लेना पड़ेगा। आप सोचोगे तो आपको उसमें ही फायदा। वो आपको इस तरह से पैकेजेस बनाए हैं कि आपको 2 GB ही लेना है। आप 2 GB लोगे 1.5 आपको नुकसान होगा। आप 2.5 GB या 3 GB लोगे पर डे आपको नुकसान होगा। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और इस तरह से आपको फोर्स मजबूर किया जाता है या तो प्रेरा जाता है कि आप 2 GB, आप देख लीजिए 2 GB वाला ही आप पसंद करोगे। आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी ले लोगे। और आपने बहुत रिसर्च किया 2 GB वाला लोग। इसमें रेगुलेटर अथॉरिटी की एक भूमिका होनी चाहिए। एक बेसिक मिनिमम प्लान होना चाहिए जो सभी कंपनियों में लगभग समान हो। आप वो प्लान करो। आपको और कुछ नहीं लेना है, वो बेसिक प्लान ले लीजिए। बाकी फिर आपको जरूरत है उस प्लान करिए। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वाली बात है वो काम नहीं कर रही है हमारे देश में, वो जरूरत है वो जरा ज्यादा ध्यान रखे इंडस्ट्री पे और ज्यादा अपना काम करे। जी हेमंत जी, सवाल आपसे ये कि क्या जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है कि पूंजीपति या फिर बड़ी कंपनियां जो भी तय निर्धारित करती हैं आपको वही कीमत देनी पड़ेगी, और जो रेगुलेटर एजेंसियां जो हैं जो नियमों का जो है देख रेख करती हैं कि कोई कंपनी या फिर कोई जो कारोबारी है वो नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उनका जो दायरा है वो कहीं ना कहीं सिकुड़ता जा रहा है, या फिर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उन पर खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और इसमें जो जनता है उसके अधिकार जो है वो सीमित किए जा रहे हैं। हेमंत सर, एक ग्राहक का जो अधिकार है, एक कंज्यूमर राइट जो है, इसके प्रति क्या फिर स्थिति दिखती है आपको भारत की? देखिए ये नेहा जी, ये तो साफ हो गया हुआ है कि जो फेवरेटिज्म है, खास करके जो लोग सत्ता में हैं उनकी वजह से। आपको याद होगा कि श्रीलंका में ये आरोप लगा, वहां के मंत्री ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी जी ने फोन करके उनको अदानी को पावर प्रोजेक्ट देने के लिए दबाव डाला उनके ऊपर। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान बदल लिया था, लेकिन यह बेतुका नहीं था, इसके पीछे कोई आधार था। तो आप पूरी क्रोनोलॉजी जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एकाधिकार जो पूरा एक जो ये कर लीजिए जो हिंदुत्व का जो पूरा एजेंडा है उसका सबसे बड़ा उसमें एक सूत्र है कि एकाधिकार कायम करना है। सत्ता पर एकाधिकार कायम करना है, कारोबार पर एकाधिकार कायम करना है, मीडिया पर एकाधिकार कायम करना है, तमाम चीजों पर एकाधिकार कायम करना है। तो जो एकाधिकार आप देखेंगे तो आप जो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो क्या कर रही है, आप बताइए कि एक रेगुलेटरी बॉडी चुनाव आयोग भी है जिसको इलेक्शन करवाना है देश में, उनकी भूमिका आप देख लीजिए। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थिति देख लीजिए, कौन लोग कहाँ पैसा दे रहे हैं ये सिर्फ सरकार जानती है, बाकी कोई नहीं जानता है। जब सरकार जानेगी, देने वाला सरकार की तरफ ही झुका रहेगा, सरकार हमारी सब चीज जान रही है तो सरकार को इससे ज्यादा दो, दिखाने के लिए कुछ थोड़ा दूसरे पार्टियों को भी दे दो। तो आज की तारीख में ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी एक अधिकार है, सरकार का एक अधिकार है, कारोबार पर उनके अदानी जी का एक अधिकार है। तो एक अधिकार में अंतिम तौर पर जनता को ही पूछना है। आप देख लीजिए, आप सीमेंट बना तमाम जी, लेकिन कीमतें
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कीमतें बढ़ती जा रही हैं और उन कीमतों के पीछे के कारण क्या है, बार बार आप जैसे जो पत्रकार है उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं, जनता के सामने सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सच्चाई को भी कितनी जगह मिल पाती है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, इन्हीं मुद्दों पर वर्तमान भारत में चुनाव लड़े जा रहे हैं कि कोई मंदिर बनवाने का श्रेय लेना चाहता है, कोई जो है किसी पर्टिकुलर समाज के लिए, समुदाय के लिए कहता है कि हम आपके लिए ये करवा देंगे। तो ये जो ध्रुवीकरण और धार्मिक उन्माद भारत में दिख रहा है, तो आम जनता जो है, जो उसकी मूल समस्याएं हैं, महंगाई और बेरोजगारी, क्या ये मुद्दा अभी भी असर दिखाएगा? जब हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, नतीजे बताएंगे दिसंबर में जो आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर, neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का इंतजार रहता है। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।